हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, जो रिसेंटली अभी 26 तारीख को जेई एडवांस का एग्जाम हुआ है, उसका सोल्यूशन मैं आज लेकर के आया हूँ। तो जो भी पेपर था, पेपर वन में जो 3 सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एबीसी भी कह सकते हैं, उनको हम सेक्शन वाइज यहाँ पर सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, डायरेक्ट पूछ लिया। क्वेश्चन में बोला है कि अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c. The dimensionless quantity is written as something like this and n is a non-integer. n क्या है यहाँ पर? नॉन इंटीजर है। देन अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ई की पावर में बोला है अल्फा, एप्सिलॉन नॉट का पावर बोला गया है यहाँ पर बीटा, इसके बाद प्लैंक कांस्टेंट का पावर है गामा और स्पीड ऑफ लाइट का पावर है डेल्टा। और सामने बोला गया है कि ये जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हो जाता है? m0, l0, t0 और यहाँ पर a भी हमारा क्या आएगा? 0। अब इन सबके डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। जैसे E जो है, E का डायमेंशन तो हम सिंपली लिख देते हैं a इंटू टी। टी होता है चार्ज, है ना। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप कहां से लाओगे भैया? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पता है ना आपको, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लेते हैं। कूलम का मतलब क्या होता है? 80, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा a2 t2। न्यूटन का मतलब होता है mlt-2 और मीटर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, मीटर स्क्वायर है तो l2। तो ये डायमेंशन हमारे पास कितना आ जाएगा? आप ध्यान से देखेंगे तो m-1, l-3 और t यहाँ पर a जो है वो 2 हो जाएगा और t हो जाएगा हमारा 4। तो ये डायमेंशन आ गया एप्सिलॉन नॉट का। अब रही बात प्लैंक कांस्टेंट की, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम कहाँ से निकाल लेते हैं? E अपॉन न्यू। E यहाँ पर एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, आपको पता ही होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1। तो ये जो डायमेंशन है वो आ जाएगा ml2t-1। और स्पीड ऑफ लाइट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट तो lt-1 है। चलो तो डायमेंशन पुट करते हैं। तो यहाँ पर E का जो डायमेंशन है बच्चों वो कितना हो गया है? 80 और इसका पावर है अल्फा। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमारे पास m-1, l-3, a2 और t की पावर में 4 और इसका यहाँ पर पावर है बीटा। प्लैंक कांस्टेंट का कितना दिया गया है भाई? ml2t-1 और पावर में कितना दिया है? गामा। और यहाँ पर c है स्पीड ऑफ लाइट, तो lt-1 और बराबर में क्या हो जाएगा? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिलहाल के लिए मैं k लिख दे रहा हूँ जगह की कमी के कारण। और k का मतलब आपको पता है ना, ये m0, l0, t0, a0। ठीक। अब क्या करना है? एक काम करते हैं हम लोग, जो है m का पावर अलग कर लेते हैं, l का पावर अलग करते हैं, t का अलग करते हैं और a को अलग कर लेते हैं। तो a का टोटल पावर यहाँ पर आप देखोगे ये अल्फा नजर आएगा और यहाँ पर जो है a का पावर ये 2 बीटा नजर आएगा। तो अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 0, क्योंकि सामने a का पावर 0 लिखा है, कंपेयर कर रहे हैं ना। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि अल्फा जो है वो -2 बीटा के बराबर होगा। ध्यान से सुनना। अब टी की पावर को कंपेयर कर लो तो टी की पावर इधर अल्फा है, यहाँ टी की पावर देखो आप 4 बीटा हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4 बीटा। और इधर टी की पावर हो जाएगा हमारा ये माइनस का गामा और इधर टी की पावर, इस पे डेल्टा भी था तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का डेल्टा और बराबर में कितना आएगा भैया? 0 आएगा। यहाँ पर एल की पावर तो नहीं थी, हाँ ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, मान लेते हैं ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब a और t कंपेयर हो गए, m को कंपेयर करेंगे तो m की पावर -1 है, ऊपर बीटा है तो ये हो गया माइनस का बीटा। और m का पावर इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा गामा। m इधर तो है नहीं और बराबर में हो गया 0। यानी इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीटा और गामा आपस में बराबर हैं। अब बीटा और गामा अगर आपस में बराबर है तो देखो आप, बीटा ये सेकंड नंबर पर और गामा ये तीसरे नंबर पर, यानी सेकंड नंबर और तीसरे नंबर का वैल्यू सेम होना चाहिए। आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ -n पॉसिबिलिटी है क्योंकि सेम है ना। यहाँ -n और ये -2n गलत हो गया, ऑप्शन हट गया, तुरंत एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही बिल्कुल ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन हमारे पास 2 बचे हैं जिनमें से आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन माइनस और यहाँ पर भी -n है, तो इन दोनों में से ऑप्शन कोई करेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद हमने जो है ए को कंपेयर किया, टी को कंपेयर किया, एम को कंपेयर किया। अब एल को कंपेयर कर लेते हैं। तो एल का पावर इधर है -3 और ये हो गया बीटा।
तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 बीटा। अब एल का पावर इधर हो जाएगा हमारा ये 2 गामा, और एल का पावर इधर से ये हो जाएगा हमारा डेल्टा, और बराबर में कितना हो जाएगा आप देखोगे ध्यान से तो ये हो जाएगा बराबर में 0। क्लियर। अब देखो बीटा का वैल्यू हमें पता चल चुका है कि बीटा वैल्यू माइनस एन है, तो फिर गामा का वैल्यू भी यहाँ पर माइनस का एन होगा। अब जब बीटा और गामा हमें दोनों ही पता चल गए, तो इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, इससे हमें अल्फा भी तो पता चल गया कि जो अल्फा है वो -2 टाइम्स है बीटा का। तो बीटा अगर माइनस एन है तो फिर अल्फा कितना हो जाएगा, फिर 2n हो जाएगा। अब आप देखोगे ध्यान से तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आएगा जिसमें जो अल्फा है हमारा 2n है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। देखो पूरा सॉल्व नहीं करा, कोई जरूरत नहीं है कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहां से देख करके ही पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। समझ आई बात? बिल्कुल आसान सा सवाल था, जेई एडवांस का क्वेश्चन है अभी जो हुआ है 2024। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखोगे ध्यान से। क्वेश्चन बोला गया है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन द z एक्सिस कैरिंग अ करंट I along the plus z direction and produces the magnetic field B vector, the magnitude of the line integral। यहाँ पर इसका हमसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, वेक्टर B डॉट dl कितना होगा, है ना, along a straight line from the point this to this is given by। तो देखो भैया कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना आप। ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक्सिस वगैरह हम मान लेते हैं, ये हम लोगों ने मान ली यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये जो है वो उसको मान लिया हम लोगों ने जेड एक्सिस। ये क्रॉस में हम लोगों ने ऐसे मान ली है जेड एक्सिस। ठीक है, तो वायर हमारा बिल्कुल इसी तरह से, वायर में हमारी करंट बिल्कुल ऐसे जा रही है प्लेन के परपेंडिकुलर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। क्लियर। पॉइंट कौन कौन से दिए गए, -√3a, a, यानी x पर पॉइंट है हमारा -√3 और y पर पॉइंट हो गया हमारा a, यानी ये पॉइंट अगर a मान लिया जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -√3a, a, ये हो गया। अब ऐसे b पॉइंट है a, a, तो b पॉइंट हमारा a, a का मतलब क्या हो जाएगा, कहीं इधर मान लेते हैं b पॉइंट, तो ये हो गया हमारा a, a, यानी x में भी a चला और y में भी a चला। यहाँ पर ये जो है अपना x में कितना चलेगा, √3a, और y में चलेगा a। क्लियर। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl का वैल्यू बताना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl का वैल्यू हम किस तरह से बता सकते हैं, हाँ, तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा O है, तो इंटीग्रेशन जो b डॉट dl होगा, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl फ्रॉम अपना O से A तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl अपना a से लेकर के b तक, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl कहां से कहां तक, अपना b से लेकर के o तक। समझ आई बात? और इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये μ0 इंटू आई इनक्लोज्ड, एम्पियर्स लॉ है ना। अब μ0 इंटू आई इनक्लोज का मतलब क्या है, इधर आई इनक्लोज का क्या मतलब निकल करके आता है, आई इनक्लोज का मतलब यहाँ पर सिंपल सा क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, जब ये पूरा साइकिल घूमेगा तो उस पूरे साइकिल में करंट कितनी है, एंगल कितना घूमेगा, 2 पाई में करंट क्या है, आई है, तो यूनिट में एंगल में करंट कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि ये वाला एंगल अपना है π/3 का, और ये वाला अपना एंगल हो जाएगा π/4 का। तो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा, ये अपना π/3 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, ये 7 4 3 12 7 π/12। तो 7 π/12 इज में करंट कितना हो जाएगा, I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 7 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर ये जो है आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी हमारी 7I/24। ये इतना करंट आएगा हमारे सामने, है ना। तो ये जो μ0 आया, μ0 इंटू आई इनक्लोज कितना आ चुका है, 7I/24। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, पहला ही ऑप्शन नजर आ गया। अब देखो थोड़ा पहला और दूसरा ऑप्शन में बस इतना 12 और 24 का अंतर है, तो थोड़ा ध्यान से 7 μ0 आई देख कर ही टिक मत लगाना, मतलब अब क्या लगाना, अब तो हो चुका है, जो होना था लग गया, जहां टिक लगना था। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोला गया है, 2 बीट्स ईच विथ, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ,
Two beads each with charge Q and mass M are on horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius R. चलिए भैया सर्कुलर लूप बनाया जाए एक। ये देखो भाई एक सर्कुलर लूप बना दिया मैंने, इसका रेडियस अपन को दिया है R, ये इसका सेंटर मान लेते हैं O, ठीक है। One of the bead is glued to the hoop at some point. मान लेते हैं कि इसका इस पर जो एक बीड है वो यहाँ पर इसमें फिक्स कर दिया, ये इस तरह से हम लोगों ने मान लिया कि एक बीड को यहाँ पर ग्लू से चिपका दिया, ठीक है। While the other one perform small oscillation about its equilibrium position along the hoop. अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात हो रही है तो फिर दूसरा वाला हुप जो है वो बिल्कुल इसके सामने ही होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो ये जो सेकंड वाला हुप है ये इधर ही कहीं इधर आकर के ऐसे ही ये ऑसिलेशन कर रहा होगा, राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा, इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा होगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन इज गिवन बाय, यानी हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे पूछा है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भैया कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भैया कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो कुछ इसमें मैं शेप का यूज कर रहा हूँ। ये हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारा जो है वो सेंटर लाइन है ना, ये डायमीटर के अलोंग, ये डायमीटर हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से मान लिया, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं तो ये O से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगी लिए हमारे लिए रेडियस, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी भैया, रेडियस हो जाएगी। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो इसमें एक और मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यस, यहाँ से इस तरह से, ओके। या एक काम करते हैं, एक लाइन और बना लेते हैं, हाँ एक लाइन और बना लेते हैं इस तरह से, ओके। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस आर को उस तरफ लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये डायग्राम, अरे चलना भाई, ओके। तो भैया ये हमारा है रेडियस आर, हाँ अब ठीक है। तो देखो हुप हमारा जो है, ये वाला जो हुप है वो तो ग्लूड है, ये हमारा जो इसमें पार्टिकल है वो तो ग्लूड है, इसमें बोला है ना बीड है, तो ये तो हमारा ग्लूड हो गया। और ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल हमारा इधर उधर आगे पीछे मूव कर सकता है। हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा भाई, इसको अलग से यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा एंगल हमारा θ/2, ठीक है। ये तो बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, आपको जानकारी होना चाहिए इस चीज की। अब मुद्दा क्या है, देखो हुप हमारा इधर आ चुका है और दूसरा वाला हुप इधर है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं x, यहां से लेकर के ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने मान लिया x, है ना। तो अब ये जो फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा होगा, तो फोर्स इस पर इसी तरह से तो अप्लाई करेगा, तो ये वाला एंगल, ये जो बीच का एंगल है, ये एंगल कितने का हो जाएगा हमारा θ/2, और ये जो फोर्स है उसको हम मान लेते हैं कितना लगेगा, F, कितना फोर्स लगेगा F। अब F का वैल्यू कितना है बच्चों, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी R का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर X का स्क्वायर, है ना। अब X तो अननोन है, क्वेश्चन में X कैसा है, अननोन है। X कैसे निकालेंगे, X को निकालने का तरीका है यहाँ पर क्या, देखो X को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है, और ये वाला डिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेडियस है। तो इस एक ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ना, इस ट्राइंगल में लगा लो कोसाइन रूल। मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक ट्राइंगल है ना, और ये हो गया A हमारा, ये हो गया B हमारा, ये हो गया C, ये साइड हो गई A, ये साइड हो गई B, और ये साइड हो गई C। अगर हमको इसमें cos A चाहिए तो हम लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर अपॉन में 2BC। इनकेस मान लो हमको cos B चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन 2AC। ये सब कोसाइन रूल है, आपको जानकारी होगी इनकी कोसाइन रूल की जानकारी आपको होगी। कहाँ गया ये। अब इस डायग्राम को हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हम जो है अगले पेज पर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेकंड का टाइम दे दो बस। इस डायग्राम को हम अगले पेज पर यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं भाई। ये चलो, ये आ गया हमारे पास डायग्राम, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि जो फोर्स है हमारा वो इधर की तरफ लगेगा, और ये वाली लाइन में ये एंगल कितने का है हमारा, θ/2, और ये फोर्स है F, और F का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया है, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई X का स्क्वायर। अब X हमको निकालना है, और आपको X दिखाई दे रहा है क्या है, X हमको चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे कोसाइन रूल, तो cos थीटा बाई 2। अब cos थीटा बाई 2 के सामने वाली साइड जो है वो है रेडियस हमारी r, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो कोसाइन रूल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कोसाइन रूल को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2rx। तो यहाँ पर ये आर कैंसिल हो गए, तो जो cos थीटा बाई 2 है हमारा बच्चों वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2rx। तो एक काम करो, एक x भी कैंसिल कर लो, तो फाइनली जो x का वैल्यू है वो हमारे सामने आ चुका है 2r cos थीटा बाई 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू को आप इधर पुट करेंगे तो ये फोर्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा r के टर्म्स में, क्योंकि x तो क्वेश्चन में दिया नहीं था। अब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है भाई, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो इस f का एक कंपोनेंट इधर आएगा और इस f का एक कंपोनेंट आएगा इधर। तो हम एक काम करते हैं, इस f का कंपोनेंट करने के बजाय एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उसका कंपोनेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो फोर्स हमारे सामने कितना है यार, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू ये रहा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और मास का भी डिवाइड होना है तो ये आ गया मास, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का अगर ये एक्सेलरेशन है तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, a साइन थीटा बाई 2, और ये कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा बाई 2। तो कंपोनेंट हमारा a cos थीटा लेना है कि a sin थीटा लेना है, तो a cos थीटा तो किसी काम का है नहीं हमारे लिए, है ना। तो a sin थीटा कंपोनेंट हमको यहाँ पर कंसीडर करना है, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4mr स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इनटू में क्या है ये सामने, साइन थीटा बाई 2। ये आ गया हमारे सामने साइन थीटा बाई 2। समझ आई बात। अब जबकि हमें पता है कि ऑसिलेशन स्मॉल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो थीटा बाई 2 है बच्चों वो कैसा हो जाएगा यार, थीटा बाई 2 हो जाएगा हमारा वेरी स्मॉल। अब जब थीटा बाई 2 वेरी स्मॉल हो गया तो फिर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना के क्यू स्क्वायर और ये थीटा बाई 2। अच्छा, जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 को हम नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं 1। क्लियर है ना, कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख दिया जाता है, 1। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा के क्यू स्क्वायर, और साइन थीटा बाई 2 को लिखा मैंने थीटा बाई 2, और नीचे डिवाइड में जो है वो कितना है 4mr स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो हमारा चला गया, वो हो गया 1। क्लियर है। अच्छा, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है, तो A से B तक की ये जो डिस्टेंस है लीनियर, इसको मान लेते हैं x। अच्छा, x मत मानो यार, क्योंकि x तो इधर आ गया, x इसको मत मानो, इसको आप x मत मानो, है ना। तो हम यहाँ पर एक काम कर देते हैं ना, कि जो हमारे सामने ये जो एंगल थीटा है, थीटा को हम क्या लिखते हैं भैया, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे सामने, आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर एक काम हमने ये कर दिया कि हमने इसको x मान लिया था, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको x ना मान के कुछ और मान लो, इसको चलो x डैश मान लेते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x डैश मान लेते हैं। तो अब थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं x डैश बाय r। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा हमारे सामने, के क्यू स्क्वायर, ये 2 आएगा नीचे, तो 4 2 सा 8 हो गया, ये हो गया mr स्क्वायर, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x डैश बाय r। तो ये हो गया हमारा x डैश और ये इनटू में r। ये चीज आई, समझ आया। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसमें है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यही तो हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा, यही तो हमारा ओमेगा स्क्वायर है। अरे भाई, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x। अब डैश है तो चलो डैश लगा दे, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यही तो आ गई। तो जो ओमेगा स्क्वायर है वो कितना आ चुका है हमारे सामने, के क्यू स्क्वायर। अच्छा, के को क्या लिखते हैं, ये क्यू स्क्वायर ऊपर ही रहने दो, के को लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 8m r स्क्वायर इंटू r क्यूब। तो ये हो गया, यानी ये आएगा कितना, q का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 32, और ये अपना पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा m इंटू r का क्यूब। ये आंसर आएगा भाई। मैं तो नहीं आ रहा हूँ बीच में, हाँ नहीं आ रहा हूँ, साइड में ही हूँ मैं।
ये आंसर आ जाएगा। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई, देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्यू, इसमें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 32 पाई वाला यही है। बी आंसर आपको करेक्ट यहाँ पर मिलेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ आई बात कैसे करा है क्वेश्चन को सॉल्व? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट का, सेक्शन जो ए है उसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एसएचएम का क्वेश्चन है, क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, चलो देखो मास हो गया ब्लॉक का अपने पास कितने का, 5 kg का, moves along the x axis subjected to the force F is equal to -20x, इसको मैं इससे लिखता हूँ व्हाइट पेन से। फोर्स कितना दिया है अपने पास, माइनस का 20x और ये हो गया अपना प्लस का 10 न्यूटन में है। एक काम करो, मास दिया है फोर्स है तो एक काम करो एक्सेलरेशन लगे हाथ निकाल लो, फोर्स अपॉन मास से, तो ये हो जाएगा माइनस का 20x और प्लस का 10 और डिवाइडेड बाई ये हो गया अपना 5। तो एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 2। हम अगर चाहें तो यहाँ से माइनस का 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपना x माइनस का 1/2। चलो यहाँ तक एक्सेलरेशन की कहानी अपन को समझ में आ गई, और ये भी समझ में आ गया कि ये जो पार्टिकल है अपना ऑसिलेशन करने वाला, एसएचएम करने वाला, वो अपना मीन पोजीशन से शुरू नहीं हुआ है, देख लो आप। ठीक है, चलो आगे कहानी क्या बोली गई है, विथ द वैल्यू x इन मीटर। ठीक है, t बराबर 0 पर इट इज एट रेस्ट एट पोजिशन x इक्वल टू 1 मीटर। यानी इसका मतलब ये है कि ये अपना t बराबर 0 पर x बराबर 1 मीटर पर है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रेस्ट पर भी है। रेस्ट पर होने का मतलब है कि ये यहाँ पर स्पीड इसकी है 0, और स्पीड 0 का मतलब ये हो गई अपनी एक्सट्रीम पोजीशन। दोस्तों समझ में आई बात बच्चों, ये अपनी पोजीशन कौन सी हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। क्लियर? पूछा क्या है, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू π/4, यानी हमारे पास π/4 सेकेंड पर उस पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से इसको कंपेयर करेंगे तो यार ओमेगा का वैल्यू जो है वो हमारे सामने 2 नजर आ रहा है। ये तो पहली बात हो गई, आसान सी चीज है। अब यहाँ पर हमें देखो समझ में आता है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल जो है x बराबर 1 पर है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 कब होगा, आप तो मुझे ये बता दो, एक्सेलरेशन 0 पर x कितना होगा, करके देख लेते हैं। एक्सेलरेशन को कर दिया 0 तो यार x की वैल्यू आ गई है 1/2। अब भैया एक्सेलरेशन को 0 क्यों करा, अरे भाई एक्सेलरेशन को 0 हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जब 0 होगा उस समय वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मेन पोजीशन पे। यहाँ से क्या दो कि एक्सेलरेशन 0 कहाँ होता है, मेन पोजीशन पे। यानी मेन पोजीशन हमें मिल गई है x बराबर 1/2, ये हो गई इसकी मेन पोजीशन, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, मेन पोजीशन। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं फिर x बराबर 0 इधर होगा। समझ आ गई बात? क्वेश्चन का कुछ समझ में आया कि क्या चल रहा है? अब हमसे कह रहा है कि t बराबर π/4 सेकेंड पर उसकी पोजीशन आपको यहाँ पर बतलाना है। तो कैसे बतलाएंगे भैया पोजीशन, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 1 मीटर है। यहाँ से हमने देखा कि जो x की वैल्यू 1 मीटर है वो हो गई अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, x की वैल्यू 1/2 है वो हो गई अपनी मेन पोजीशन। तो यार क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं पार्टिकल का जो ऑसिलेशन कर रहा है, एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा, है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का ये जो डिस्टेंस है वही तो एम्पलीट्यूड कहलाता है भाई। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 1/2 से 1 कितना होता है, 1/2, 1/2 से 1 1/2 होता है, ऐसा बोल रहा हूं। पार्टिकल पहले से ही यार आगे बढ़ा हुआ बैठा था 1/2, तो एक काम करो x बराबर लिखो 1/2 प्लस का 1/2। अब साइन या कॉज, अरे भाई पार्टिकल एक्सट्रीम से शुरू हुआ है तो साइन तो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा, कॉस। और ओमेगा टी, ओमेगा कितना है भाई अपने पास 2, तो ये आ गया 2 × t। अब t बराबर है π/4, डाल दो इसमें वैल्यू, तो x का वैल्यू है अपने पास ये हो गया 1/2 प्लस का 1/2 और cos 2 π/4, तो ये अपना कैंसिल हो गए। cos π/2 cos 90 होता है 0, तो ये टर्म तो हो गया 0। अपना x का वैल्यू आ गया है 1/2, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं 0.5 मीटर। बताओ बात समझ में आई? इसका मतलब है कि ये जो 0.5 मीटर यानी x की वैल्यू जो 1/2 है, इस पॉइंट पर
वो पार्टिकल होगा कब, t इक्वल टू π/4 सेकेंड्स पर, यानी वो पार्टिकल किधर पहुंच गया, अपनी मीन पोजीशन में पहुंच गया। समझ आई बात। अब इसी टाइम पर हमको और क्या बताना था यार, मोमेंटम बताना है। कैसे बताएंगे, देखो आप, हमें इतना तो पता चल गया कि पार्टिकल जो है वो है 0.5 मीटर पर एट t बराबर π/4 सेकेंड पर। और ये कौन सी पोजीशन है उसकी, ये हो गई भाई उसकी मीन पोजीशन। ये जो पोजीशन है वो पार्टिकल की कौन सी पोजीशन हो गई है, मीन पोजीशन। अब मोमेंटम निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का पता करना जरूरी है। वेलोसिटी तो पता ही नहीं है यार, वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, पार्टिकल किधर है, t इक्वल टू π/4 सेकेंड में पार्टिकल किधर है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में वेलोसिटी होती है मैक्सिमम कितनी, a ओमेगा। कितनी होती है, a ओमेगा। अब देखो ध्यान से आप, अब जो भी हमारा पार्टिकल है वो ऑब्वियस सी बात है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड आने की कोशिश कर रहा है, मतलब आ रहा है, मूव कर रहा है, तो जो भी रफ्तार है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, है ना। तो एम्पलीट्यूड हमारे सामने कितना निकाल लिया था हम लोगों ने यार, कितना निकाला था, 1/2। तो एम्पलीट्यूड आ गया हमारे सामने 1/2, ये माइनस लगाओ, और ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2 है, अभी निकाला। ये 2 से 2 तो निपट लिए भैया, तो जो रफ्तार है वो आ गई हमारी 1 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम चाहिए था यार, तो p बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। पार्टिकल का मास 5 था शायद, कहाँ गया, हाँ ये है 5, तो अरे चल रहा, तो पार्ट कहाँ गया, ये मिटाया किसने, कौन मिटाया भाई। ए का वैल्यू कितना है अपने पास, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है 1/2, और ओमेगा था हमारे सामने 2, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी -1 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम पूछा है तो हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का वैल्यू हो गया 5 और वेलोसिटी है -1, तो मोमेंटम आएगा हमारे पास -5। अब देख लो आप भैया कौन सा ऑप्शन सही है। पहला तो नेगेटिव आ गया, पोजीशन गलत है। दूसरा में जीरो स्पीड तो नहीं हो सकती, चौथा भी गलत है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट है। समझ आई बात। तो ये है भैया 26 मई 2024 आईटी एडवांस का पेपर 1 का सेक्शन ए, जिसमें 4 आसान से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन पेपर 1 के। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।